हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग सॉल्व करने वाले इनसाइट आईएएस की क्विज जो कि हमारी जून मंथ की है। तो यहाँ पे आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स होगी। तो गवर्नमेंट स्कीम से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए या फिर प्रीवियस मंथ की लेसन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए आज की क्विज सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मेक श्योर कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग अपने आंसर को टिक मार्क कर लेना। फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्राई। ट्राई स्टैंड फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ ऑर्डर इशू किया जाता है, कुछ डायरेक्शन इशू किया जाता है, लेकिन किस सब्जेक्ट में इशू किया जाता है ये आपको बताना है। क्या वो सब्जेक्ट टैरिफ से रिलेटेड है, या फिर ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन को इंडिया में बढ़ाना है, यानी कि ब्रॉडबैंड की जो रिच है उसको इंडिया में बढ़ाना है, या फिर डीटीएच सर्विस के लिए, या फिर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए, यानी कि एमएनपी जो कहते हैं इस फील्ड में। तो किस किस फील्ड में यहाँ पे ऑर्डर इशू दिया जाता है, या यहाँ पे इशू किया जाता है ऑर्डर और डायरेक्शन दिया जाता है ट्राई के द्वारा, तो ये आपको बताना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, तो अगर आप लोग ट्राई के बारे में बेसिकली जानते होंगे कि ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी कि हमारे कंट्री में जितने भी तरीके का आप लोग टेलीकॉम सर्विस इस्तेमाल करते हो, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड हो, चाहे आप लोग डीटीएच सर्विस से रिलेटेड हो, या फिर हमारे यहाँ इंटरनेट से रिलेटेड हो कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ानी है, या फिर टैरिफ कितना रखना है, जैसे कि आज की डेट में आप लोग किस तरीके का जो है यहाँ पे कितना आप लोग डेटा रिचार्ज कराते हो, किस प्लान को ऑप्ट करके कितना आप लोग जो है डेटा को रिचार्ज कराते हो। तो इस तरीके की सारी चीज़ें जो आपका रिलेटेड है, और ये सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी ऑर्डर और डायरेक्शन यहाँ पे देना होता है, तो वो ट्राई के द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो गया। इट मीन्स की ऑल ऑफ द अबव। ट्राई रेगुलरली यहाँ पे कुछ ऑर्डर इशू करते हैं, कुछ डायरेक्शन यहाँ पे देते हैं, टैरिफ से रिलेटेड, इंटरकनेक्शन से रिलेटेड, सर्विस की क्वालिटी क्या है ये भी है, डायरेक्ट टू होम है, और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है। साथ ही साथ अगर ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन भी इंक्रीज़ करना है तो इसके तहत भी यहाँ पे दिया जाता है। और ट्राई के द्वारा यहाँ पे वानी, इट मीन्स की वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस आर्किटेक्चर भी यहाँ पे लाया गया है, प्रपोज किया गया है। अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक डेटा ऑफिस यहाँ पे आपका सेटअप होगा, जहाँ पे वाईफाई इंटरनेट जो है वो आपका डिमांड में अवेलेबल हो। तो ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट कमिंग टू द पीएम केयर्स फंड। तो काफ़ी लोग हैं जो कि पीएम केयर्स फंड में कंट्रीब्यूट किए थे। तो अगर आप लोग में से भी बहुत सारे लोग अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बुरी बात मुझे लास्ट में यही लगा कि इसके बारे में जो है सरकार डिटेल नहीं देना चाह रहे कि इसमें कितने जो है अब तक कंट्रीब्यूशन किया गया, उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, कोई भी तरीके का जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया गया। बट कोई नहीं, चलिए पीएम केयर्स फंड रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये किसका पार्ट है आपको ये बताना है। जो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे थे तो वो पैसा कहाँ जा रहा है ये बताना है। क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में गया, या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में गया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में गया, या फिर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है ये। तो ये है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी। इट मीन्स की पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके, आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि ये डेडिकेटेड नेशनल फंड है, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी भी तरीके की इमरजेंसी यहाँ पे निकल कर आती है, या फिर कोविड-19 से होने वाले कोई भी डिस्ट्रेस सिचुएशन है तो उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें जब भी यहाँ पे नेशनल वाइड फंड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, फंड यहाँ पे आपका कलेक्ट किया जाता है, तो वो जाता है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। पीएम केयर्स फंड, तो इसका फुल फॉर्म क्या है कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है पीएम केयर्स फंड के, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी ऑफ द फंड है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट ये भी बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। इस फंड में आप देखोगे कि वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कोई इंडिविजुअल है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अपने इच्छा के अनुसार यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके का बजटरी सपोर्ट नहीं है, यानी कि जो सरकार बजट पेश करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे एलोकेशन नहीं किया जा रहा, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी यहाँ पे सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करना है, असिस्टेंस प्रोवाइड करना है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में, और किसी भी तरीके का इमरजेंसी निकल कर आता है, या कोई भी तरीके का डिस्ट्रेस है, चाहे मैन मेड हो, नेचुरल हो, तो इन सारे सिचुएशन में इवन यहाँ पे कोविड-19 ही के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके का फंड कलेक्ट किया गया था सरकार के द्वारा। आते ही थर्ड क्वेश्चन में, अगेन यहाँ पे आपका पीएम केयर्स फंड से ही रिलेटेड स्टेटमेंट है। आपकी सारी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाली है पीएम केयर्स से रिलेटेड, तो ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट है यहाँ पे कि जो फंड है इसमें वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसमें जो है बजटरी सपोर्ट भी है। सेकंड है कि यहाँ पे कोई भी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं है। थर्ड है कि ये जो फंड है ये ऑडिटेड किया जाता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा, और इसको जो है कैग के द्वारा यहाँ पे आपका ऑडिट नहीं किया जाएगा। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट
सेकंड, थर्ड। तो अभी मैं इसके बारे में बताई हूँ। चलिए अभी आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट को सॉल्व कीजिए, बताइए कि क्या करेक्ट आंसर है। ईजिली आप लोग करेक्ट आप बता सकते हो। अगर मैं नहीं बताती तो शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता, बट अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे दी हूँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तो सही है कि यहाँ पे वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बट यहाँ पे कोई भी बजटरी सपोर्ट नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे कोई पार्लियामेंट्री ओवरसाइट तो है नहीं। पीएम केयर्स आप लोग को पता है कि बस मोदी जी आए और इसके बारे में बताना स्टार्ट किया। ऐसा तो नहीं है कि पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कशन हुआ एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये फंड आपका इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा ही ऑडिट किया जाएगा, ना कि कैग के द्वारा। सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड इट इज़ करेक्ट। सो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये जो फंड है यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इंटायरली यहाँ पे वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है, बाकी यहाँ पे कोई भी बजटरी सपोर्ट नहीं है। अगेन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी जो भी कन्फ्यूजन है आज दूर होने वाली है। करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि पीएम केयर्स फंड जो है इसमें आपका एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है एफसीआरए के तहत, और यहाँ पे कोई भी आपका फॉरेन जो डोनेशन है उसको रिसीव नहीं कर सकते। यानी कि एफसीआरए जो है आपका, इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है ना कि पीएम केयर्स फंड में जो है फॉरेन डोनेशन हो सकता है। सेकेंड है कि जो डोनेशन है पीएम केयर्स फंड में उसको क्वालिफाई होना चाहिए एज अकाउंटेड, जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर्पज़ के लिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो, वो भी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। साथ ही ये आरटीआई एक्ट के एम्बिट में नहीं आता है। तो ऐसा भी आप लोग देखे ही हो कि न्यूज़ में इसलिए ही था। तो मेन आप लोग को एक दो समटाइम्स ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि न्यूज़ में होती है, तो उससे आप लोग जो है ना काफ़ी कुछ पकड़ सकते हो। सो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड में आप लोग कहीं थोड़ा बहुत फंस सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप लोग यहाँ से भी निकल जाओगे। ओके, सो आइए देखते हैं कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एफसीआरए का देखेंगे कि आगे क्या बातें की जा रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। जो पीएम केयर्स फंड में जो डोनेशन है वो क्वालिफाई है एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर, जो कि यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कहा जा रहा है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। पीएम केयर्स फंड जो है उसको यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया गया है, वो भी एफसीआरए के तहत, और यहाँ पे जो है एक सेपरेट अकाउंट है जिसमें कि फॉरेन डोनेशन भी रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन किया गया था सारे लोगों के लिए कि कहीं से भी डोनेशन जिसको भी देना है वो यहाँ पे दे। तो फिर आप लोग समझ सकते हो कि पीएम केयर्स फंड जो है वो आपका इतने बड़े पैमाने पर लाया गया था कि इस तरीके की कोविड-19 की जो सिचुएशन है उससे फाइट करने के लिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फॉरेन जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसी को बंद कर दे, उसके लिए यहाँ पे अलाउड ही ना करे। तो ये थोड़ा सा जो है आप लोग इसको भी सोचिएगा तो थोड़ा सा आप लोग का आंसर निकल सकता था, है कि नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे आपका फॉरेन जो डोनेशन है उसको यहाँ पे आपका अलाउड किया गया है। साथ ही यहाँ पे एफसीआरए के बारे में अगर देखें तो इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि फॉरेन जो भी कंट्रीब्यूट किया जाता है उसको हमारे कंट्री में जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा उसको रेगुलेट भी किया जाता है, और भी बड़ी है इसके अंदर तो उनके द्वारा यहाँ पे रेगुलेट भी किया जाता है। तो इसीलिए ये आपका यहाँ पे एग्जेम्पशन है एफसीआरए के तहत, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है फॉरेन डोनेशन को रिसीव किया जा सकता है। साथ ही डोनेशन में अगर बात करें तो यहाँ पे 80G के अंदर आता है, और ये जो है आपका 100% एग्जेम्पशंस देखने को मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। और यहाँ पे जो फंड है वो क्वालिफाई होना चाहिए एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये जो फंड है ये आपका पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे जो है आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 2H के तहत इसको नहीं लाया गया है। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि ये जो स्कीम है ये डिज़ाइन किया गया है एज अ सोशल सेफ्टी नेट, जिसके थ्रू जो एमएफपी जो गैदर करते हैं, यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो गैदर करते हैं उनकी लाइवलीहुड यहाँ पे इम्प्रूव हो सके, उनको यहाँ पे फेयर प्राइस प्रोवाइड करके, जो कि यहाँ पे एमएफपी के लिए है और जो कि ये कलेक्ट करते हैं। सेकेंड है कि आज के डेट में जो प्रेजेंट अगर हम लोग देखें तो ये स्कीम जो है सिर्फ स्टेट में ही आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिनमें कि इस 5 शेड्यूल के तहत है। 5 शेड्यूल 6 शेड्यूल दोनों जो आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो 5th शेड्यूल के एरिया के अंदर जो यहाँ पे एरिया आते हैं उसी में ये स्कीम आपका इम्प्लीमेंट किया गया है। थर्ड है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उनके द्वारा एमएसपी यहाँ पे आपका अनाउंस किया जाता है सेलेक्टेड एमएफपीज़ में, जिसमें कि टेक्निकल सपोर्ट जो है वो ट्राइफेड के द्वारा दिया जाता है। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा यहाँ पे आंसर है। फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि इस स्कीम का मतलब ही है, यानी कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे आपके
ट्राइबल एरिया होते हैं, जो कि ट्राइबल पीपल्स जो जंगल में रहते हैं, उनके लिए एक छूट दिया गया है कि वो जंगल से जितने भी माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, और यानी कि फॉरेस्ट से जो आपका देखने को मिलेगा जो लकड़ियाँ वुड वुड होता है, बाकी फूड्स फ्लावर्स वेजिटेबल्स जो भी हैं, वो उनसे जो भी चीज़ें लेते हैं उनके लिए कुछ यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पे दिया जाता है, और उनके लाइवलीहुड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए दिया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, बट ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे 5th शेड्यूल एरिया में ही स्टेट आते हैं उन्हीं में ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो इट इज़ इनकरेक्ट। सो अगर आप लोग इसके बारे में जानते हो और एलिमिनेट कर सकते हो तो आप लोग करेक्ट यहाँ तक पहुँच जाओगे, यानी कि बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आइए डिटेल में देख लेते हैं। ये जो स्कीम है आपका सोशल सेफ्टी नेट के लिए यहाँ पे आपका डिज़ाइन किया गया है। साथ ही ये स्कीम आपका इंप्लीमेंट होता है सारे स्टेट में, सारे यूनियन टेरिटरीज़ में, जो कि स्केड्यूल एरिया है और स्केड्यूल ट्राइब वाला एरिया है, जो कि 5th शेड्यूल में आता है। ठीक है, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल है। 6th शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा कि 4 स्टेट है जिसका कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। वो कौन से है? ATMM। ठीक है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम। ओके, तो ये 6th शेड्यूल में आता है। इसके अलावा जो शेड्यूल एरिया है वो 5th शेड्यूल में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस स्कीम को, और जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो यहाँ पे MSP को अनाउंस करते हैं, और सपोर्ट जो यहाँ पे दिया जाता है वो ट्राइफेड के द्वारा दिया जाता है। तो ट्राइफेड भी यहाँ पे जो है ना आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक आपका अलग से ये नोडल एजेंसी है, ये सेंट्रल नोडल एजेंसी है जो कि इस तरीके की स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। 3 स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट है कि जो नेशन वाइड लॉकडाउन था वो इम्पोज किया गया था कोविड-19 पैंडेमिक से बचने के लिए, और ये जो प्रोविज़न है ये किसके तहत यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया था? जो लॉकडाउन वर्ड लगाया गया था वो किस कानून के थ्रू लगाया गया था? सॉरी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। सेकंड है कि कोविड-19 जो है ये फर्स्ट पैन इंडिया बायोलॉजिकल डिजास्टर है जिसको हैंडल किया गया है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन और हमारे कंट्री का। थर्ड है कि जो सब्जेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे 3 लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल में ये आपका मेंशन्ड है, यानी कहने का मतलब कि सेंट्रल लिस्ट में भी, स्टेट लिस्ट में भी और कंकरेंट लिस्ट में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है और ये बिल्कुल सही है। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो लॉकडाउन हमारे कंट्री में लगाया गया किस कानून के तहत लगाया गया, तो ये है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। फाइन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सेकंड बिल्कुल करेक्ट है कि कोविड-19 जो है ये फर्स्ट पैन इंडिया बायोलॉजिकल डिजास्टर है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि पूरे कंट्री में हमारे यहाँ, ये तो पूरे वर्ल्ड में है लेकिन हम लोग अपने इंडिया की बात करें तो ये पैन इंडिया डिजास्टर है, इसलिए इसको इस तरीके के कानून के तहत लगाया गया। लेकिन ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ना ये बिल्कुल इनकरेक्ट है कि 7th शेड्यूल में तीनों लिस्ट में आते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ए है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इम्पोज किया गया था 24 मार्च 3 वीक का जो है नेशनल लॉकडाउन लगाया गया था, और ये आपका कहा गया था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत ये लगाया जा रहा है। ठीक है, साथ ही अगर आप लोग यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये कंकरेंट लिस्ट में है। तो इसके तहत क्या हो गया कि यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को एम्पावर किया गया था कि वो यहाँ पे रूल्स को फ्रेम कर सकते हैं और कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी इशू कर सकते हैं। इनफैक्ट जो सब्जेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट वो स्पेसिफिकली यहाँ पे सारे लिस्ट में आपका मेंशन नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे कुछ पावर एक्सरसाइज किया गया है जिसके थ्रू इस सब्जेक्ट के ऊपर वो कानून बना सकते हैं। अदर एंटिटीज़ आप देख सकते हो जैसे पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक हेल्थ है, उसको यहाँ पे स्टेट लिस्ट में रखा गया है हमारे संविधान में। साथ ही अगर इसके साथ देखें जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें पब्लिक हेल्थ जो है ना वो 11th और 12th शेड्यूल में भी आता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करें तो उनको यहाँ पे सिविक पावर होता है कि वो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ को जो है रेंडर करे और अपने जुरिस्डिक्शन के तहत ही। तो ये सारी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट किसी भी आपका जो है 7th शेड्यूल के किसी भी लिस्ट में नहीं आता है, बट यहाँ पे पार्लियामेंट को एक एक्सक्लूसिव पावर है कि वो इस टॉपिक में जो है कानून बना सकते हैं। ओके, अब आते हैं 7th क्वेश्चन। अगेन आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन। यहाँ पे ILP से रिलेटेड है। 3 स्टेटमेंट दिया गया, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि ILP जो है एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसमें कि इंडियन सिटीजन्स को अलाउ किया जाता है कि वो इस स्टेट में जाकर रह सकते हैं या फिर घूम सकते हैं जहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है ILP सिस्टम के तहत। सेकेंड है कि जो ये जो कंसेप्ट है ये आपका ओरिजिनेट हुआ है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत। थर्ड स्टेटमेंट कि आज की डेट में सिर्फ यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर है जिसको कि यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है ILP सिस्टम के तहत। तो आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एंड ILP इज़ अ डॉक्यूमेंट फॉर इंडियन सिटीजन्स, जिसको यहाँ पे अलाउ किया जाता है कि वो उस स्टेट में जाकर रह सकते हैं, घूम सकते हैं, जो कि आपका ILP सिस्टम के अंदर आता है। और ये कानून आप लोग को ध्यान रखना है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 का है। और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि एट प्रेजेंट सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में ये आपका प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? डी हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, आइए कुछ डिटेल देख लेते हैं। यहाँ आंसर ए दिया, सॉल्यूशन ए दिया है। ए मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, थर्ड इनकरेक्ट बता रहा है। एट प्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ऑब्वियस है कि ये 4 स्टेट में ही है। देख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या बताया जा रहा है, मे बी मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो गया हो। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम जो है ये प्रोटेक्ट किया जाता है इनर लाइन के द्वारा। ओके, और बाद में मणिपुर को भी ऐड किया गया था, और ये कंसेप्ट आपका इसी कानून से निकल कर आया। तो ठीक है, ये बाद में आपका ऐड किया गया था, बट क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है कि एट प्रेजेंट कौन कौन से यहाँ पे स्टेट है। तो एट प्रेजेंट तो सिर्फ 4 स्टेट है कि नहीं? ये तो अर्लियर नहीं पूछा जा रहा है, तो ये एट प्रेजेंट पूछा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये लास्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगर आप लोग को और भी लग रहा है कि इसमें इनकरेक्ट करेक्ट की बात, अगर आप लोग को कुछ और लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। मेरे हिसाब से ये करेक्ट है, क्योंकि हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस भी किए हैं विज़न आइस में, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये सिर्फ 4 स्टेट है। मुझे लग रहा है कि पता नहीं यहाँ पे कैसे लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है ना कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम पहले से ही था, बाद में यहाँ पे मणिपुर को ऐड किया गया है। तो ये तो ऐसा बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये डी ही होगा। लेकिन देखिए ए यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा है, तो इतनी आसानी से मैं इस मैगजीन के बात कभी बोल नहीं सकती कि ये इनकरेक्ट आंसर प्रोवाइड करते। नो, बहुत ही करेक्ट आंसर प्रोवाइड करते, लेकिन आप लोग फिर भी इसको चेकआउट कीजिएगा। एन ILP इज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन पार्ट ऑफ द ले डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख। तो ये ज़रूरत है ना? ऐसा तो अभी इम्पोज नहीं हुआ है कहीं भी, ले डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी आपका ILP तो है नहीं अभी, लेकिन ये ज़रूरत है ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये 4 ही है। इसके अलावा भी अगर कुछ आप लोग को लग रहा है तो प्लीज़ एक्सप्लेन इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रही हूँ। मुझे तो ये डी ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग ए ऑप्शन के साथ जा रहे हो तो प्लीज़ क्लैरिफाई कि थर्ड स्टेटमेंट क्यों आप लोग को लगता है कि वो इनकरेक्ट है। ओके, ये कंसेप्ट हमारे कॉलोनियल रूलर्स के ही द्वारा है। इनर लाइन जो है वो सेपरेट किया गया था ट्राइबल पॉपुलेटेड जो हिल एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्टर्न में, तो उसी को ये अलग करने के लिए इस तरीके का लाया गया था कि आप लोग उस एरिया में अगर जाकर रहते हो, अगर घूमना चाहते हो, तो इंडियन स्टेट को जो है ना, जो कि इनर लाइन परमिट वाले एरिया से बाहर है, उनको इस तरीके का डॉक्यूमेंट लेना होगा। ओके फाइन, तो चलिए आज की डेट में, आज के लिए हम लोग यहाँ पे 7th क्वेश्चन ही रखते हैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ 7 कितना आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन को, थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न वाला है, अगर कुछ ऐसा लगता है मुझे कि नहीं मैं यहाँ पे गलत बता रही हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आंसर डी है, आपके अकॉर्डिंग अगर आंसर ए है तो प्लीज़ क्लैरिफाई इट, जस्टिफाई इट। अगर मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया तो मैं इसको कल फिर से इसको मैं डिस्कस कर दूंगी और क्लैरिफाई आप लोग को कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे ए स्टेटमेंट आपका ए ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन अगर डी है, आप लोग सहमत हो तो फिर ठीक है, इट्स ओके, मैं यहाँ पे आगे क्लेरिफाई नहीं करूँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।